जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। और आज हम लोग देखेंगे बिहार फायरमैन का प्रैक्टिस सेट 23 देखेंगे। और ये जो हम लोग का प्रैक्टिस सेट है तो प्लेटफॉर्म बुक का है, हम लोगों ने 22 तक कंप्लीट कर लिया है। यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए। हालांकि आपके पास जो समय बहुत ही कम बचा हुआ है, तो हो सके तो आप लोग आगे का प्रैक्टिस सेट लगाते रहिएगा। आपका जो 4 से 5 दिन एग्जाम में बचे हुए हैं और आपको प्रतिदिन 3-3 प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है, तो आप लोग तीनों को लगा लीजिएगा। और आपको मास्टर वीडियो भी दिए जा रहे हैं, तो आप लोग मास्टर वीडियो को भी लगाते रहिएगा। चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। यहाँ से आपका जो पहला प्रश्न है, तो पहला प्रश्न आपका मैथ का है, तो मैथ आपको मैं स्किप कर दे रहा हूँ। और यहाँ से हम लोग का 11 नंबर से प्रश्न जो हिंदी का शुरू होता है, तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। यहाँ से कह रहा है कि तुलसीदास जी के राम प्रतीक है। देखिए यहाँ पर तुलसीदास जी के राम प्रतीक है। यह प्रतीक कैसे है, तो यह धैर्य, यहाँ पर देखिए धर्म और शौर्य और शील के रूप में जो है ये प्रतीक है। ऑप्शन ए इसमें आपका राइट आंसर होगा। ठीक, इसमें आपका प्रत्येक सेट में जो है 10 प्रश्न हिंदी के और 20 प्रश्न मैथ के और 10 जो प्रश्न आपको अंग्रेजी के हैं, और बाकी जो बचा आपका 60 वो आपको जीके जीएस के प्रश्न पूछे गए हैं। और इसमें जो 3 प्रश्न है वह करंट अफेयर का भी पूछा गया है, तो आप लोग करंट अफेयर को भी देखते रहिएगा। और 12 नंबर प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न है कि ऐरा गैरा नृत्य खैरा का मतलब बताना है, तो इसका मतलब होता है मामूली आदमी। ऑप्शन आपका बी जो है करेक्ट है। 13 नंबर प्रश्न है कि ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न इच्छा क्यों पूरी हो मन की, ये पंक्ति कहाँ से ली गई। देखिए यहाँ से आपको एक पंक्ति उठाकर आपको डाल दिया गया है और ये पूछा जाएगा आपसे कि यह कौन से पाठ से लिया गया है या फिर ये किस कवि का है। तो यह हालांकि यह जो है आपका कामायनी पाठ से है। ठीक, ऑप्शन आप लोग ए कर लीजिएगा। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि भुजा का बहुवचन क्या होता है। तो भुजा का बहुवचन भुजाएं होता है, जो कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। और घर का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है, क्या होगा, तो घर का पर्यायवाची आलय होता है। ऑप्शन आपका बी जो है करेक्ट है। और 16 नंबर हम लोग का प्रश्न है कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों है। तो देखिए इसमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों है, वह आपका चित्रकार जो होता है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों होता है। ठीक, अगला है कि हिंदी की पहली फिल्म आलम आरा किस वर्ष प्रकाशित हुई थी। तो हिंदी की पहली फिल्म आलम आरा जो है यह 1931 में प्रकाशित की गई थी। और साहित्य अकादमी पुरस्कार का आरंभ कब से हुआ है, तो इसका आरंभ हुआ है 1954 से। ठीक, अगला है कि सलाका पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया। देखिए यहाँ पर एक सलाका पुरस्कार है, ये सबसे पहले पूछा गया है कि किसे दिया गया है, तो ये आपको डॉक्टर रामविलास शर्मा को दिया गया है। ऑप्शन आप लोग एक कर लीजिएगा। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि आधी खोपड़ी उल्टा डॉट सही विकल्प का चयन करें। देखिए इसमें क्या होगा कि आधी खोपड़ी और उल्टा क्या होता है, तो इसमें आधी खोपड़ी और उल्टा सर जो होता है ये सही होगा। ठीक है, आपको ये वाक्य है जैसे मुहावरे का ही है, तो इसको आपको सही जवाब आपको देना था। ठीक, चलिए 21 नंबर प्रश्न हम लोग का है। प्रश्न कह रहे हैं कि इन द फॉलोइंग सेंटेंस सम ऑफ द सेंटेंस हैव एरर एंड सम हैव नॉन, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ अ सेंटेंस हैज एन एरर, इफ़ देयर इज नो एरर योर आंसर इज डी। देखिए इसमें कह रहा है कि आपको देखना है कि कौन से में आपको गलत है या फिर इस वाक्य में गलत नहीं है, तो आपको ऑप्शन क्या करना है कि डी लगा देना है। तो कौन सा इसमें गलत है आपको देखना है। यहाँ से ए वाला ऑप्शन वाला यहाँ से यहाँ तक है, फिर बी ऑप्शन यहाँ से यहाँ तक लेकर यहाँ से, और सी यहाँ से यहाँ तक, और फिर आपका डी जो है यहाँ से यहाँ तक। तो इसमें कौन सा गलत है, तो हालांकि इसमें जो गलत है ऑप्शन सी वाला कि फॉर लाइफ एंड प्रॉपर्टी। यहाँ पर देख लीजिए फॉर लाइफ एंड प्रॉपर्टी जो है गलत है। यहाँ पर क्या होगा कि फॉर के जगह पर यहाँ से आपका ऑफ का प्रयोग होगा, तब यह जो वाक्य होगा ये सही होगा। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि इन दी फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग ऑफ द, यहाँ पर गिवन है। यहाँ पर देखिए सोमवेयर है, यहाँ पर सोमवेयर का जो आपको यहाँ पर क्या करना है कि एंटोनिम यानी कि उल्टा शब्द देना है, ऑपोजिट देना है। तो स्वयं यहाँ पर देखिए सोमवेयर का मतलब क्या होता है, इसका होता है धुंधला। तो हम लोग इसका एंटोनिम यानी कि विलोम शब्द कर सकते हैं, एक्सप्लिकेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एक्सप्लिकेट का मतलब होता है क्या, यहाँ पर उसका अस्पष्ट होता है। क्या होता है, अस्पष्ट इसका अर्थ होता है। ठीक, अगला है कि सिलेक्ट द सिनोनिम ऑफ गिवन वर्ड। जैसे कि यहाँ पर एकम्प्लिस है, एकम्प्लिस का आपको सिनोनिम यानी कि पर्यायवाची शब्द देना है, क्या होगा, तो इसका पर्यायवाची शब्द होता है एक्चिव होता है। क्या होता है, एक्चिव। देखिए यहाँ पर एकम्प्लिश का मतलब क्या होता है, तो एकम्प्लिश का मतलब होता है प्राप्त करना, पूरा करना, और एक्चिव का मतलब भी होता है प्राप्त करना। तो ये दोनों जो है सेम मीनिंग है। ठीक,
यहाँ से हम लोग का 24 नंबर प्रश्न है कि चूज द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। इसमें आपको गलत वाक्य को देखना है कि कौन सा जो गलत वर्ड है। तो इसमें देखिए यहाँ पर एग्जिटेंस लिखा गया है, ये गलत लिखा गया, ठीक। एग्जिटेंस का सही मीनिंग क्या होगा? तो एग्जिटेंस का जो सही मीनिंग होता है EXISTENCE होता है। यहाँ पर देखिए टी के बाद कहाँ यहाँ पर ए का प्रयोग हुआ है, लेकिन ए नहीं होता है बल्कि ई होता है, ठीक। और एग्जिटेंस का मतलब होता है अस्तित्व, ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग है कि दे हैवेंट स्टैम्पेड द लेटर। यहाँ पर चेंज, इसको वॉइस में चेंज करना है तो कैसे करेंगे? इसका हम लोग का सही जो पैसिव वॉइस होगा कि द लेटर हैज़ नॉट बीन यहाँ पर स्टैम्पेड। ऑप्शन जो सी इसमें आपका है करेक्ट है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि चेंज द गिवन सेंटेंस फ्रॉम नेगेटिव टू असर्टिव। देखिए यहाँ पर सॉरी नेगेटिव से लेकर अफर्मेटिव में आपको चेंज करना है। कैसे करेंगे? यहाँ पर देखिए प्रश्न है कि ही कैन नॉट बट गिव मी थैंक्स। क्या होगा? ही कैन नॉट बट गिव मी थैंक्स। इसका आपको अफर्मेटिव में जो है चेंज करना है। तो कैसे होगा? नेगेटिव टू अफर्मेटिव। आपका राइट आंसर हो जाएगा ही इज बाउंड टू गिव मी थैंक्स। क्या होगा? ही इज बाउंड टू गिव मी थैंक्स। ऑप्शन जो सी इसमें आपका करेक्ट है। और नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए कि चेंज द गिवन सेंटेंस फ्रॉम यहाँ पर इनडायरेक्ट नरेशन टू डायरेक्ट नरेशन। देखिए आपको इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में चेंज करना है। ही सेड टू मी डॉट यहाँ पर आपको कामा है और उसके बाद इन्वर्टेड कामा है कि व्हाट आर यू डूइंग, और उसके बाद इन्वर्टेड कामा बन है और व्हाट है। तो इसका सही आपको क्या करना है कि डायरेक्ट नरेशन में चेंज करना है। कैसे होगा? तो इसमें देखिए क्या होगा कि प्रश्न क्या आपको दिया गया है, इनडायरेक्ट नरेशन में आपको बदलना है कि ही आस्क्ड। क्या होगा? ऑप्शन इसमें हम लोग का डी सही होगा कि ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग। ऑप्शन आपका डी जो है इसमें आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। इसमें आपको डायरेक्शन जो है क्या बोलते हैं नरेशन जो है चेंज करना था, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि यूज द वर्ड डॉम। यहाँ पर देखिए यूज द डॉम, यहाँ पर डॉम वर्ड को यूज करके सफिक्स चूज द करेक्ट वर्ड। देखिए इसमें आपको सही डॉम को जो ऐड करके आपको सही सफिक्स वर्ड आपको देना है। कौन सा होगा? तो इसमें हम लोग कौन कर सकते हैं? यहाँ पर देखिए इसके पहले मैट्री लगा सकते हैं। मैट्री जो है मैट्रीडॉम का मतलब क्या होता है? मैट्रीडॉम का मतलब होता है शहादत, जो कि ऑप्शन आपका बी जो होगा वो करेक्ट होगा। यानी कि डॉम के पहले यहाँ पर मैट्रियल लगा सकते हैं, ठीक। अगला 29 नंबर हम लोग का प्रश्न है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन फॉर अल्टरनेटिव्स आर गिवन फॉर द वर्ल्ड। यहाँ पर बोल्ड आइटम ऑफ फ्रेज, यानी कि बोल्ड का मतलब यहाँ से हाईलाइट किया गया। वर्ल्ड यहाँ पर वर्ल्ड ऑफ फ्रेज चूज द यहाँ पर अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द वर्ल्ड एडम ऑफ फ्रेज एंड यहाँ पर इंडिकेट द करेक्ट आंसर। जैसे कि माई फ्रेंड इज कटिंग, यहाँ पर देखिए माई फ्रेंड इज कटिंग आउट टू बी हैंड, यहाँ पर हेल्ड द पोस्ट। यहाँ से देखिए कटिंग आउट का आपको देखना है कि कटिंग आउट का ही आपको शब्द का सही जो वह अर्थ बताना है, ठीक। तो कटिंग आउट का मतलब क्या होता है? यह होता है कि आवश्यक गुणों से परिपूर्ण होना, ठीक। यानी कि जैसे कि कट ऑफ होता है तो कट ऑफ का भी मतलब होता है कि आवश्यक गुणों से जो है परिपूर्ण होना। तो इसमें हम लोग का कौन सा होगा? इसमें हम लोग का जो है फिट टू होगा। क्या होगा? यहाँ से हम लोग फिट टू का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक। कि माई फ्रेंड इज फिट टू, यहाँ पर फिट टू बी हेल्ड दिस पोस्ट, ठीक। ऑप्शन बी कर लीजिएगा। और अगला जो अंतिम प्रश्न ये अंग्रेजी का कह रहा है कि चूज द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ल्ड है। यहाँ पर हार्डली इन द सेंटेंस गिवन वर्ड। जैसे कि यहाँ पर दे हार्डली ऑन द इलेक्शन, यहाँ पर आपका जो हार्डली का प्रयोग किया गया है ये किस रूप में किया गया है, ठीक। इसमें आपको बताना है। तो हालांकि इसमें हार्डली का जो प्रयोग किया गया है वो आपको एडवर्ब के रूप में किया गया है। ऑप्शन आप लोग डी कर लीजिएगा, ठीक। चलिए अगला यहाँ से हम लोग का 41 नंबर से जो प्रश्न है यह आपको साइंस का प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि एक स्वरित्र वायु में एक सेकंड में जो है 256 बार आंदोलन करता है। जब ध्वनि का वेग 330 मीटर प्रति सेकंड है तो ध्वनि का तरंग दैर्घ्य क्या होगा? तो इस ध्वनि का जो तरंग दैर्घ्य होगा 1.29 मीटर होगा, ठीक। इसको क्या करना है कि 256 से आपको यहाँ पर क्या करना है कि 330 को आपको 256 से भाग दे देना है, ठीक। आपको आंसर आ जाएगा 1.29। देखिए इसमें क्या होता है,
ये कैसे करेंगे, तो ध्वनि की चाल बराबर क्या होता है, आवृत्ति गुने तरंग दैर्घ्य होता है। तो उसी को आपको इधर उधर करके आपको आंसर लाना है। जैसे कि तरंग दैर्घ्य बराबर क्या हो जाएगा, चाल बटा आवृत्ति हो जाएगा। चाल कितना है 330 है और आवृत्ति जो इसमें आपको 256 दिया गया है। तो इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक, चलिए अगला यहाँ से प्रश्न है कि एक वस्तु आवर्त यहाँ पर अवतल दर्पण के ध्रुव से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती है। इसका प्रतिबिंब इसके ध्रुव के 8 सेंटीमीटर पर उसी ओर बनता है। इसके फोकस दूरी की गणना करें। इसमें फोकस दूरी क्या होगा, तो इसमें फोकस दूरी होगा आपको -4.8 सेंटीमीटर होगा। ठीक, ऑप्शन आपका बी इसमें करेक्ट होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग क्या है कि एक लिफ्ट गुरुत्वाकर्षण यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण के 1/5 त्वरण से ऊपर जा रही है। तो लिफ्ट में खड़े हुए 60 किलोग्राम के मनुष्य का आभासी भार क्या होगा। तो इसमें मनुष्य का आभासी भार पूछा गया है, क्या होगा, तो इसमें आपका राइट आंसर होगा 72 किलोग्राम हो। कितना होगा, 72 किलोग्राम होगा। ठीक, चलिए अगला 44 नंबर प्रश्न थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ये VVI प्रश्न है। कह रहा है कि एक शिकारी पेड़ की शाखा पर बैठे एक बंदर के मस्तिष्क के मध्य में निशाना साधता है और जैसे वह गोली चलाता है बंदर नीचे कूद जाता है। तो गोली जो होगा वह क्या होगा, तो इसमें गोली जो होगा निशाने के ऊपर लगेगा। ऑप्शन आपका बी इसमें करेक्ट होगा कि जो गोली होगा वह निशाने के ऊपर लगेगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि एक माध्यम का अपवर्तनांक √3 है और निम्नलिखित में से कौन सा एक इसमें से सही है। देखिए इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें कौन सा सही है, तो हालांकि इसमें सही है कि आपतन कोण का जया और अपवर्तन कोण का जया √3 है। क्या होगा, आपतन कोण का जो जया है और परावर्तन कोण का जया जो है दोनों ही √3 गुना है। ऑप्शन आपका ए जो है इसमें करेक्ट है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि गैल्वेनोमीटर को आम मीटर में बदलने के लिए इसमें क्या लगाया जाता है। देखिए इसमें कह रहा है कि गैल्वेनोमीटर को आम मीटर में बदलने के लिए इसमें क्या लगाया जाता है। तो हालांकि इसमें राइट आंसर होगा कि इसमें जो आपका निम्न प्रतिरोध समांतर क्रम में लगाया जाता है। ऑप्शन कौन सा, सी जो इसमें करेक्ट होगा। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का 47 नंबर है कि एक समांतर तल पर प्रक्षेपात्र, यहाँ पर देखिए प्रक्षेपात्र की उड़ान का समय होगा, क्या होगा, तो उस उड़ान का जो समय होगा आपका राइट आंसर होगा 2u sin a बटे यहाँ पर जी होगा, जो ऑप्शन आपका ए इसमें करेक्ट है। ठीक, चलिए अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग क्या कि एक टावर से शून्य की गति से फेंका गया पत्थर जमीन पर 4 सेकंड में गिरेगा, तब टावर की ऊंचाई आपको ज्ञात करना है। देखिए इसमें आपको प्रश्न कि एक टावर के शून्य गति से फेंका गया पत्थर जमीन से 4 सेकंड में गिरता है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है। इसमें टावर की ऊंचाई क्या होगा, तो टावर का ऊंचाई यहाँ पर 80 मीटर होगा। कितना, 80 मीटर होगा। ठीक, इसमें क्या करना है कि 1/2 गुना 10 और गुना में आपको 4 का स्क्वायर कर देना है। यहाँ पर इसका सूत्र होता है कि h यानी कि हाइट बराबर होता है 1/2 GT स्क्वायर होता है। ठीक, यही आपका सूत्र होता है 1/2 GT स्क्वायर। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि बल का अघूर्ण पैमाना है, क्या है, तो बल का अघूर्ण पैमाना होता है पिंडों को घुमाने की क्षमता का। ऑप्शन आपका ए जो है करेक्ट है। और नेक्स्ट जो प्रश्न हम लोग का है कि पारे के 1 सेंटीमीटर क्यूब की मात्रा 13.6 ग्राम है, तो पारे का आपको घनत्व ज्ञात करना है। क्या होगा, तो उस पारे का घनत्व होगा 13.6 GCM माइनस इन्वर्स में आपको 3 होगा। ठीक, ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। और अगला है कि बक्साइड किसका ऑक्साइड खनिज है, तो बक्साइड जो होता है यह ऑक्साइड खनिज होता है एल्यूमिनियम का, यानी कि एल्यूमिनियम का। अगला हम लोग यहाँ से प्रश्न है कि संश्लेषित गैस किसका मिश्रण है। देखिए यहाँ पर संश्लेषित गैस जो है किसका मिश्रण होता है, तो हाइड्रोजन तथा कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ पर हाइड्रोजन तथा कार्बन मोनोऑक्साइड का ये मिश्रण होता है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि सुपर क्रांतिक CO2 का प्रयोग किसके लिए करते हैं, तो सुपर क्रांतिक CO2 का जो प्रयोग है यह किया जाता है आपको प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त कार्बनिक पदार्थों के निष्कर्षण में जो है इसका प्रयोग किया जाता है CO2 का। ठीक, ऑप्शन आप लोग सी कर लीजिएगा। और चलिए प्रश्न संख्या हम लोग का 54 कह रहा है कि SnO2 से टीन की प्राप्ति की जाती है। कैसे की जाती है, तो इससे जो टीन की प्राप्ति की जाती है आपको कार्बन अपचयन के द्वारा प्राप्ति की जाती है। ठीक, चलिए अगला 55 नंबर प्रश्न देखा जाए कि नाइट्रोजन का कौन सा यहाँ पर
ट्राईहैलाइड सबसे कम क्षारीय प्रकृति का है। तो सबसे कम जो क्षारीय प्रकृति का है वह है आपका NF3 है। ठीक, ऑप्शन आप लोग ए कर लीजिएगा। चलिए अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि दैनिक जीवन में प्रयुक्त मोमबत्तियाँ में होती है, क्या होती है? तो देखिए जो दैनिक जीवन में प्रयुक्त मोमबत्तियाँ में आपको उच्च संतृप्त हाइड्रोकार्बन होती है। क्या होता है? उच्च संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। और हाइड्रोकार्बन का जो है सूत्र क्या होता है? तो CnH2n+2 होता है। ठीक, ऑप्शन आप लोग इसका जो रसायन क्या बोलते हैं, इसका सूत्र होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन का CnH2n+2 होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखा जाए हम लोग का कि डीएनए अणु में थाइमिन बेस 2 हाइड्रोजन बंधों द्वारा निम्न बेस से जुड़े होते हैं। ये कौन से बेस से जुड़े होते हैं? तो ये जो आपको एडेनिन बेस से जुड़े हुए हैं। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का है कि जीवों के नामकरण पद्धति संबंधित है किससे? तो जो देखिए जो जीवों के नामकरण पद्धति संबंधित है यह आपको यहाँ पर संबंधित है। देखिए यहाँ पर विकटेकर और यहाँ पर विकटेकर के बाद यहाँ पर अस्टिकलैंड और यहाँ पर लिनियस, इन तीनों से यानी कि ABC इसमें जो है तीनों आपका करेक्ट है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि पेरिस शांति सम्मेलन में सेवर्स, यहाँ पर देखिए सेवर्स की संधि किसके साथ की गई थी? तो यह सेवर्स की जो संधि है ये तुर्कों के साथ किया गया था। ठीक है, ऑप्शन आप लोग डी कर लीजिएगा। ये सेवर्स का संधि कब हुआ था? तो यह जो संधि हुआ था 1920 में हुआ था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का प्रश्न है कि ऊँट में RBCS होते हैं। देखिए इसमें ऊँट में जो है RBCS होते हैं तो ये आपको अंडाकार तथा नाभिकीय युक्त होते हैं। क्या होते हैं? अंडाकार तथा जो है नाभिकीय युक्त होते हैं। और नेक्स्ट जो प्रश्न हम लोग का है कि रुधिर वाहिनियों में रुधिर का थक्का बनाना रुका है रहता है। देखिए यहाँ पर रुधिर वाहिनियों में जो है रुधिर का थक्का बनाना रुका रहता है कि किसके द्वारा रुका रहता है? तो वह जो है हिपैरिन के द्वारा रुका रहता है। ऑप्शन इसमें आपका बी जो है करेक्ट है। ठीक, चलिए अगला यहाँ से 62 नंबर हम लोग का प्रश्न है, कह रहा है कि प्रथम ट्रांसजेनिक पौधा जिसका प्रयोग व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन के लिए हुआ था कौन सा पौधा है? तो वह पौधा है आपका कपास का है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि विश्व की प्रमुख खाद्य फसल है कौन सी? तो विश्व की प्रमुख खाद्य फसल आपका गेहूं है। और गेहूं में जो होता है आपका ग्लूटिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन? तो ग्लूटिन नामक प्रोटीन जो है गेहूं में पाया। प्रश्न हम लोग का है कि इनमें से कौन सा एक यहाँ पर एस्परजिलस का पूर्ण अवस्था है? तो एस्परजिलस का पूर्ण अवस्था आपको एमेरिसेला है। ठीक, ऑप्शन आपका एक हो जाएगा। और 65 नंबर हम लोग का प्रश्न है कि ज्वाला कोशिका संबंधित है, यह किससे संबंधित है? तो उत्सर्जन तंत्र के एक साथ से जो है ज्वाला कोशिका संबंधित है। ऑप्शन आपका एक करेक्ट है। और 66 नंबर प्रश्न देख लीजिए कि मिस यूनिवर्स किताब जीतने वाली प्रथम भारतीय। देखिए इसमें आपको पूछा गया है कि मिस यूनिवर्स का किताब जीतने वाली तो आपका सुष्मिता सेन हो जाएंगे, जिनको 1994 में, ठीक है आपको याद रखना है, 1994 में जो है मिस वर्ल्ड का किताब जीती थी। और अगला यहाँ से ऐश्वर्या राय है, तो ऐश्वर्या राय भी जीती थी क्या? तो यह जो जीती हुई थी मिस वर्ल्ड का किताब जीती थी कब? तो यह भी 1994 में ही जीती थी। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न की ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाना जाता है किसको? तो ग्रेनाइट सिटी को एवर्डिन को जानते हैं। ठीक है, यहाँ पर एवर्डिन को जो है, यह एवर्डिन जो है आपको स्कॉटलैंड का एक शहर है। हालांकि भारत में भी आपको ग्रेनाइट सिटी के नाम से जानते हैं किसको? तो एक यहाँ पर जालौर है जो कि राजस्थान में पड़ता है, उसको आपको ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाना जाता है। अगला कि फराक्का समझौता का संबंध है किससे? तो फराक्का समझौता का जो संबंध है वो गंगा नदी से। ठीक, ऑप्शन आप लोग भी कर लीजिएगा। और फराक्का समझौता जो है 1900 कब हुआ था? 1996 में हुआ था। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि फ्री स्टाइल शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो फ्री स्टाइल जो शब्द है यह आपको तैराकी से जुड़ा हुआ है। और मांच किस राज्य का लोक नृत्य है? तो मांच जो है आपको मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है। ठीक, ऑप्शन आप लोग डी कर लीजिएगा। हम लोग बात करते हैं मध्य प्रदेश का, और भी कई लोक नृत्य है। तो आपका टपाड़ी जो होता है वो मध्य प्रदेश का ही है। गिरिदा नृत्य मध्य प्रदेश का है। संगमड़िया जो नृत्य है ये भी आपको मध्य प्रदेश का ही नृत्य है। ठीक,
अगला है कि चंद्र वर्ष सौर वर्ष से कितना कम होता है। देखिए इसमें चंद्र जो वर्ष है यह सौर वर्ष से कितना कम होता है, तो यह आपको 11 दिन कम होता है। कितना? 11 दिन कम होता है। ऑप्शन आप लोग ए कर लीजिएगा। ठीक, अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नगर में लिंगराज मंदिर अवस्थित है। यहाँ पर लिंगराज जो मंदिर है वो स्थित है कौन से शहर में, तो आपका राइट आंसर होगा भुवनेश्वर में जो है लिंगराज मंदिर स्थित है। ऑप्शन आप लोग बी कर लीजिएगा। और ये जो लिंगराज मंदिर है तो ये आपको हरिहर और विष्णु को समर्पित है। किसको? भगवान शिव और हरिहर और विष्णु, तीन देवताओं को समर्पित है, हरिहर, विष्णु और शिव। ठीक, आपको याद रखना है। चलिए अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि यूनेस्को वैश्विक विरासत स्थल खजुराहो कहाँ स्थित है। तो खजुराहो जो है आपको ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ये जो खजुराहो है आपको नंगी मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। और इसको जो है कब विरासत में आपको शामिल किया गया था, तो यह जो है आपको खजुराहो को 1986 में जो है विश्व विरासत में शामिल किया गया था। और यूनेस्को क्या है, तो यूनेस्को का स्थापना जो है 1946 में किया गया था। ठीक, और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो पेरिस में है, पेरिस फ्रांस में। अगला प्रश्न हम लोग का है कि आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे। तो इसके प्रवर्तक थे दादा भाई नौरोजी। कौन थे? दादा भाई नौरोजी। ठीक, चलिए और देखिए दादा भाई नौरोजी को भारत का वायोवृद्ध पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको याद रखना है कि वायोवृद्ध किसको कहते हैं, तो दादा भाई नौरोजी को। ठीक, अगला कि आर्य समाज किसके विरुद्ध है। तो आर्य जो समाज है यह आपको धार्मिक अनुष्ठान और मूर्ति पूजा के विरुद्ध जो है, यह मूर्ति पूजा के जो है विरुद्ध ये आपको काम करता है आर्य समाज। ठीक, ऑप्शन आप लोग भी कर लीजिएगा। और अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता कौन थे। तो एक प्रमुख नेता आपको लाला हरदयाल थे। ठीक, अगला है कि अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में था। तो देखिए जो तानसेन था यह आपको अकबर के दरबार में था। ठीक, ऑप्शन आप लोग भी कर लीजिएगा। अकबर के दरबार में कौन था? तानसेन। चलिए अगला यहाँ से हम लोग का 78 नंबर जो प्रश्न है कि महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी क्या। तो महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी वो लाहौर थी। ऑप्शन आप लोग सी कर लीजिएगा, लाहौर थी। ठीक, अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि भुगतान संतुलन में शामिल होता है क्या शामिल होता है। तो इसमें जो है दृश्य और अदृश्य वस्तुएं दोनों जो है शामिल होता है भुगतान संतुलन में। और 80 नंबर प्रश्न है कि सागर तट की ओर जाने वाली तरंग को कहते हैं क्या कहते हैं। तो सागर तट की ओर जाने वाली तरंग को भाटा कहते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि चाय की पैदावार फसल यहाँ पर चाय की पैदावार होती है कहाँ पर होती है जी। तो इसका जो पैदावार है आपको पहाड़ी ढाल पर होती है। ऑप्शन आप लोग डी कर लीजिएगा। चलिए हम लोग थोड़ा सा चाय के बारे में जान लेते हैं। तो चाय जो होता है एक पेय पदार्थ होता है और उसका जो खेती है भारत में आपको कब से शुरू किया गया था। 1835 से जो है भारत में शुरू किया गया था। और ये कहाँ पर, तो असम क्षेत्र में शुरू किया गया था। और विश्व के 27% जो आपका उत्पादन है वो भारत में किया जाता है। ठीक, और विश्व चाय बाज़ार में हम लोग बात करें तो भारत का हिस्सेदारी जो है 13% है। ठीक, उत्पादन में आपको 27%, लेकिन आपको इसकी चाय बाज़ारी में बात करें तो यह चाय बाज़ार यानी कि पीने में तो आपको ये 13% इसका हिस्सेदारी रहता है भारत का। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि औपनिवेशिक नीति की कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इसका जो कृषि पर प्रभाव पड़ा है, कृषि का वाणिज्यीकरण हुआ। क्या हुआ? कृषि का वाणिज्यीकरण हुआ। ठीक, ऑप्शन आप लोग सीख कर लीजिएगा। यहाँ से हम लोग का एक प्रश्न छूट रहा है, कौन सा, तो 82 नंबर प्रश्न है कि कनिष्क की राजधानी थी कहाँ थी। तो कनिष्क की राजधानी जो है पुरुषपुर थी। और कनिष्क जो है आपको कुषाण वंश के महानतम शासक थे। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि ग्रीष्मकालीन मानसून किस क्षेत्र में सर्वप्रथम पहुँचता है, सबसे पहले पहुँचता है किस क्षेत्र में। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हिमालय, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट और यहाँ पर गंगा सिंधु का मैदान। कौन सा होगा, तो राइट आंसर होगा ये आपको पश्चिमी घाट में सबसे पहले पहुँचता है। ठीक, चलिए 85 नंबर प्रश्न है कि भारत का वह अभयारण्य जिसमें सबसे अधिक हाथियों की संख्या। देखिए सबसे अधिक हाथियों की जो संख्या है वह काजीरंगा है। काजीरंगा कहाँ पर है, तो यह असम में है। हालांकि यह जो एक सिंग वाला गैंडे के लिए भी यह जो काजीरंगा ये प्रसिद्ध है। ठीक,
अगला है कि न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश कौन सा है, तो न्यूनतम साक्षरता वाला आपका बिहार है। बिहार में जो साक्षरता दर है आपको 63.80% है। ये आपको 2011 की जनगणना के अनुसार बात हो रही है, ठीक। चलिए अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि बरौनी में किस मार्ग से कच्चा तेल यहाँ पर पहुँचाया जाता है, तो बरौनी में जो कच्चा तेल पहुँचाया जाता है आपको पाइपलाइन से पहुँचाया जाता है, ठीक। बिहार के मैदानी भाग में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो इसमें जो है आपका वाहित मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन आप लोग बी कर लीजिएगा, वाहित मिट्टी पाई जाती है। और अगला प्रश्न हम लोग का है कि भारतीय संविधान लागू हुआ था। देखिए भारतीय संविधान जो लागू हुआ था ये 1950 में लागू हुआ था, ठीक। और ये इसमें देखिए हम लोग बात करें तो संविधान बनाने में कुल कितना समय लगा हुआ था, तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा हुआ था। और संविधान सभा का जो पहला बैठक हुआ था तो यह 9 दिसंबर 1946 का हुआ था, और अंतिम जो बैठक है यह 24 जनवरी 1950 को हुआ था, ठीक। और संविधान के निर्माण में लगभग हम लोग बात करें तो उस समय के हिसाब से यह 65 लाख उसमें आपको खर्च हुआ था। कितना, 65 लाख जो है उस समय के हिसाब से जो है खर्च हुआ था संविधान बनाने में। चलिए अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अंतिम व्याख्याता है क्या है, तो इसका अंतिम व्याख्याता आपका होता है सर्वोच्च न्यायालय, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली सिद्धांत की स्वीकृति कौन देता है, तो देखिए इसमें है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, एक आप लोग कहावत भी सुने होंगे, तो यह किसके द्वारा कहा गया था सबसे पहले, वही आपको कि स्वीकृति कौन देता है, तो यह हॉब्स के द्वारा दिया गया था। हॉब्स जो है आपको एक राजनीतिक विचारक थे, उन्होंने ये आपको सबसे पहले यह वाक्य को कहा था, ठीक। चलिए अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, यहाँ पर इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम IRDP का प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था, तो इसका प्रारंभ जो है 1979 में हुआ था, ठीक। आपको याद रखना है 1979 में इसका प्रारंभ हुआ था। और ये जो है 20 सूत्रीय कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में यहाँ पर आधारभूत सुविधा उपलब्ध कराता है, ठीक। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना हुआ था। कब हुआ था, तो इसकी स्थापना 1983 में हुआ था। ऑप्शन आप लोग भी कर लीजिएगा। और नेक्स्ट प्रश्न है कि देश में नियोजन सलाहकार समिति कब बनाई गई, तो नियोजन सलाहकार समिति है 1946 में बनाई गई, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में कौन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है, तो नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन आपका भूमिगत जल होगा, ठीक। चलिए अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद द्वारा रखा जा सकता है, तो मंत्रिपरिषद के द्वारा जो प्रस्ताव रखा जा सकता है विश्वास प्रस्ताव मंत्रिपरिषद के द्वारा रखा जा सकता है, ठीक। अगला है कि भारतीय हरित क्रांति की जन्म स्थली, यहाँ पर जन्म स्थली पूछा गया है, तो आपको पंतनगर हो जाएगा। कौन सा, पंतनगर जो है जन्म स्थली है। आप लोग राइट आंसर ए कर लीजिएगा। और हरित क्रांति का जो शुरुआत है 1966 से 67 के बीच हुआ था, ठीक। यानी कि 1966-67 में ही हुआ था, ठीक। चलिए अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न, यहाँ से हम लोग का 98 नंबर जो प्रश्न है, तो देखिए आपको 98, 99, 100 अंतिम जो 3 प्रश्न है ये आपके करंट अफेयर का प्रश्न है। पूछा गया है कि प्रवासी भारतीय दिवस 2021 का थीम क्या था, तो इसका जो थीम था कि कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। ऑप्शन आप लोग ए जो है वो राइट आंसर होगा कि 2000 प्रवासी भारतीय 2021 का थीम था कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत, ठीक। ऑप्शन आप लोग ए कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि डाबर च्यवनप्राश ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, ठीक। डाबर च्यवनप्राश ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो अक्षय कुमार को किया है। और 100 नंबर प्रश्न है कि बनारसी कछुआ वन्यजीव बिहार का स्थानांतरण कहाँ किया गया है, तो बनारसी कछुआ वन्यजीव जो बिहार का स्थानांतरण है यह किया गया है आपको प्रयागराज इलाहाबाद, ठीक। ऑप्शन आप लोग सी कर लीजिएगा। तो इसमें हम लोगों ने जो है 100 प्रश्नों तक कंप्लीट कर लिया। और ये हम लोग का जो प्रैक्टिस सेट था वह सेट 23 था, और इसमें हम लोग का 2 सेट बचा हुआ है, सेट 24 और सेट 25। तो हम लोग उसको भी बहुत जल्द कंप्लीट कर लेंगे। और अगला जो आपका सेट प्रैक्टिस आपका किरण बुक का है, तो आपको 10 से 11 बजे मिल जाएगा, तो आप लोग उसका भी सेट प्रैक्टिस लगा लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक ले थैंक्स ऑल दी बेस्ट।